हेलो बच्चों। मैं तुम्हारे लिए मैथ्स की जो 29 शिफ्ट वन है, ठीक है, इसके पूरे मैथ्स के पेपर का डिस्कस करने वाला हूँ। तुम्हें किसी भी चैनल पर ये पूरा डिस्कशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, सभी लोगों ने कम कम क्वेश्चन या तीन तीन चार चार क्वेश्चन ही सोल्व कर रखे हैं। तो आइए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 29 जनवरी शिफ्ट वन मैथ्स के सॉल्यूशंस। कैसे बच्चों इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे, किस तरह से हम सोल्व करेंगे, उन सभी के बारे में देखते हैं बच्चों। तो क्या तुम स्टार्ट हो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए? तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला सेशन। ठीक है, तो पढ़ लो, पहला क्वेश्चन पढ़ लो, देखे तुम कर सकते हो नहीं कर सकते, मेरे को करके दिखाओ, फिर आगे चलते हैं अपन इसी के बारे में करने के लिए। चलो बच्चों स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है A1 A2 A3 आर पॉजिटिव नंबर्स विथ जीपी। पॉजिटिव नंबर से एक तो इसमें ध्यान देने वाली बात और एक जीपी ध्यान देने वाली बात है। ये फिफ्थ नंबर की टर्म और सेवेंथ नंबर की टर्म का सम 12 है और दोनों का डिफरेंस 9 है। तो A7 और A9 का सम पता करना है। बेसिकली फर्स्ट टर्म और आर पता करना होगा। तो क्वेश्चन तो आसान ही लग रहा है बच्चों। किस तरह से इसको उठाएं? देखो, A r रेस टू पावर 4 प्लस A रेस टू पावर 6 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन लाया जा सकता है AR की पावर 4, मतलब 1 + R² इक्वल टू 12। सेम यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, AR³ माइनस AR रेस टू पावर 5 इक्वल टू 9। AR³ बाहर आ जाएगा तो 1 - R² इक्वल टू 9। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो या डिवाइड कर दो। तो 1 को 2 से डिवाइड करने पर बच्चों कितना आता है ये तुम्हें बताना है। ठीक है ना? तो अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन। तो ऊपर तो R बचेगा, ए से ही कैंसिल हो जाएगा और 1 + R² हो रहा होगा। नीचे 1 - R² इक्वल टू 9 आने वाला है। ठीक है। अब कुछ कुछ में बच्चों ने यहाँ AR A4 - A6 भी लिखा हुआ है और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि A4 × A6 भी लिखा हुआ है। ठीक है ना? मतलब मल्टीप्लाई भी बता रहे हैं कुछ बच्चे माइनस बता रहे थे। दोनों में ही है, दोनों तरीके से कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों R + R³ इक्वल टू 9 - 9 R²। ठीक है, तो R³ + 9 R² माइनस R माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें R की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी बच्चों? 1। सॉरी, यहाँ पर प्लस आ रहा होगा। अब यहाँ पर 1 नहीं सेटिस्फाई होने वाला। तो यहाँ पर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि R की कौन सी वैल्यू इसके अंदर पुट करने पर आंसर आने वाला है। ठीक है। अब क्या होता है कि बेसिकली जो फैक्टर होते हैं वो 9 के होते हैं। जैसे पीछे 9 लिखा हुआ है, तो 9 के फैक्टर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, और खुद 9 भी हो सकता है। तुम इसमें एक बार 3 पुट करके देख लो, लेकिन 3 पुट करने से तुम्हें लग रहा है कि नहीं आने वाला है ना, तो -3 वगैरह अप्लाई करना चाहिए। तो -27 और 9 ये हो जाएगा 81। ठीक है, -3 -9 इनका सम भी 0 नहीं आने वाला। ठीक है, तो तुम इसमें -9 पुट कर सकते हो, है ना। इस तरह की चीजें पुट कर करके देखना है। और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि नहीं, ये इससे सर यहाँ पर A4 - A6 नहीं था, यहाँ पर A4 × A6 इक्वल टू 9 है। अगर ये है तो तुम्हें बच्चों इसमें रियल ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि कौन सा आ रहा होगा। ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन होती है बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे, AR³ × AR रेस टू पावर 5 इक्वल टू 9। तो हो जाएगा A²R रेस टू पावर 8 इक्वल टू 9। ठीक है। इसका मतलब है AR की पावर 4 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो AR की पावर 4 इज इक्वल टू ±3, लेकिन 3 ले लेंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अब AR की पावर 4 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करने पर कितना आ रहा होगा बच्चों? 3। 1 + R² इक्वल टू 9। ठीक है ना। ये वाला पोर्शन तो अपन यूज नहीं कर रहे, क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी बेसिस में पता नहीं बच्चों, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ से 3 आ रहा होगा और R की वैल्यू यहाँ से ±√2 आ जाएगी, तो अपन पॉजिटिव √2 ले लेंगे। अब R की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से A आ जाएगा 4 इक्वल टू 3, मतलब A इक्वल टू 3/4। ए की वैल्यू आ गई बच्चों, √2 की वैल्यू आ गई, तो तुम यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल लेना। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में डालो कि कितना आंसर आता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये क्वेश्चंस भी आसान ही है। मतलब अगर मेरा व्यू लिया जाए इन पेपरों में, है ना, अभी तक जो मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो बच्चों तुम 20 क्वेश्चन तो आराम से करके आ सकते हो।
मतलब 18 से 20 क्वेश्चन तो इजी लेवल के ही आते हैं। लेकिन अगर तुमसे 15 भी सोल्व हो जाते हैं, 15 भी, है ना, जिन बच्चों ने जमकर तैयारी करी है उनके लिए बता रहा हूँ। जो बच्चे बेचारे 12th करी है सिंपल सीबीएसई से, या 1-2 महीने प्रिपरेशन करी है, उनके लिए 10-12 क्वेश्चन कर सकते हैं वो लोग, है ना। लेकिन जिन्होंने बढ़िया से तैयारी करी है उनके लिए 15 से 18 क्वेश्चन हो जानी चाहिए तुम लोगों से, ठीक है। और नहीं भी होते तब भी कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस तो रखो, सबके साथ ही हो रहा है जो भी होना है। तो यहाँ पर हम सोल्व करें बच्चों, तो y = x+1, इसमें तुम्हें समझ में क्लियर ही आ रहा होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -x² dy, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करा इधर, तो कितना हो जाएगा 1/x -1/x²dx, है ना, -dy/y। ये समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर को इधर ले गए और y को उठा के चल लिया, एक्स एक्स वालों को एक तरफ कर लिया, y y वालों को इन साइड कर लिया। तो log x का 1/x का कितना हो जाएगा log x, इसका कितना हो जाएगा भाई, -2 ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/x, तो माइनस माइनस प्लस 1/x इक्वल टू -log y + c। अब इन्होंने y की वैल्यू पूछी हम लोगों से, तो यहाँ बोल रखा है कि 1,1 से पास करता है, मतलब यहाँ पर 1 1 पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों log 1 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस log 1 भी 0 हो जाएगा, c आ जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। इतने आसान क्वेश्चन देते नहीं, पता नहीं कैसे दे दिया ये वाला, है ना, सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, सी की वैल्यू 1 आ गई। अब हो सकता है कि इन्होंने जो वाई निकाला हो उसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं है फिलहाल, उसमें जरूर log की प्रॉपर्टी लगा दी होगी, -log y + 1। अब ऑप्शन आने के बाद ही अपन कुछ कर सकते हैं बच्चों, कैसे इन्होंने मैनिपुलेट कर रखा है इस चीज को। तो इसको उठा के इधर ले जा सकते हैं, इनको उठा के इधर ला सकते हैं, और आगे धीरे 1/1 सोल्व कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का ऑप्शन आ रहा है। कभी कभी वो 1 को, है ना, log e/e भी लिख देते हैं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर करा के log की प्रॉपर्टी यूज में लेकर सोल्व करते हैं। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तो दोनों क्वेश्चंस करे अपन ने, दोनों ही आसान ही है। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चंस फंक्शन से रिलेटेड और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। अभी मोस्टली बहुत कम बच्चों को पता होता है कि देखो ऑप्शन क्या कह रहा है कि फंक्शन 1 1 है, मेनी 1 है, 1 1 है, 1 1 है। तो तीन ऑप्शन 1 1 1 1 वाले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चांस 1 1 1 वाला बनता है। ये कह रहा है कि 0 से 2 में 1 1 है, 0 से 2 में 1 1 है, 0 से ∞ में है, 1 से ∞ में है। तो अगर इसमें अपने को तुक्का लगाना हो ना, तो इसमें ना मतलब चीजें मैच करा करो, कि अच्छा 1 1 आ रहा है तो 1 1 वाला मैच कर गया, 0 से 2 दो ऑप्शन में, तो 0 से 2 ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं ए वाला आंसर आ सकता है ना। मैं श्योर नहीं हूँ, बस तुक्का इस तरह से लगा जाता है कि सब चीजों का इंटरसेक्शन निकालना होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना, किस तरह से सोल्व करें। अब 1 1 पता करने के लिए या मेनी 1 पता करने के लिए बच्चों इसका ना हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, ये सिखाया हुआ तुम्हें। क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है तो फंक्शन हमेशा 1 1 होता है, और दोनों है तो फिर मेनी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने डेरिवेटिव किया तो नीचे आ जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर, और x² + 1 को छोड़ देंगे, और इसका करेंगे तो 4x + 1, है ना, डिफरेंशिएशन तुम कर ही सकते हो, 2x² + x + 1 इंटू x² + 1 का 2x। अब इसको आगे सोल्व करें, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते तो 4x³ + x² + 4x + 1, माइनस इसको करते हैं तो 4x³ फिर 2x को करते चलते हैं ना, जल्दी जल्दी हो रहा है, 2x² - 2x, इससे कैंसिल हो गया। नीचे वाले को भी लिख लेंगे, अभी ऊपर ऊपर वाले को निपटा देते हैं पहले, -x² + 2x + 1, x² + 1 का होल स्क्वायर। अभी कहीं ना कहीं ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाता तो बहुत बेटर होता हमारे लिए भी, ठीक है बच्चों। अब ये पता ही नहीं चल पा रहा, तो इसके लिए क्या करना है, देखो बच्चों इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे बनाए परफेक्ट स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया, तो x² - 2x -1 आ रहा है बाहर, लेकिन अभी भी नहीं बनेगा, तो इसमें क्या करो, +1 ऐड कर दो और +1 माइनस कर दो, ताकि ये तीनों मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बन जाएगा x - 1 का स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय, चलने देते हैं। तो कुल मिलाकर जो f' आ रहा है बच्चों, वो ये निकल कर आया, क्या निकल कर आया, 2 - है ना, माइनस को अंदर ले चलते हैं, 2 - x² + 1 - 2 - 2 - x, 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब तुम्हें नीचे वाला तो समझ में आ रहा होगा कि 100% पॉजिटिव है। ऊपर वाले में थोड़ा झोल है, अगर ये 2 से कम हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा, 2 से बड़ा हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को तो मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा है, लिमिट लगा दी है कि नहीं तुम तो इस इंटरवल में बताओ। जैसे 0 से 2 में, अभी तुम इसमें 0 से 2 की वैल्यू पुट करोगे तो x की जो वैल्यू है बच्चों 0 से 2 पुट करनी है, उसमें -1 कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 1 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू -1 से 1 तक आने वाली। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0 से 1 तक इसकी वैल्यू आने वाली है। मतलब 0 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 आएगी, जो 2 से छोटी आ रही तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मतलब 1 1 फंक्शन आएगा। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, ऑलवेज नेगेटिव आ गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और बाकी के इंटरवल 0 से ∞ में क्या हो रहा है, बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है, तो 1 1 नहीं होगा। 1 से बड़ी वैल्यू पुट करने पर भी ये क्या हो रहा होगा, फ्लिक्चुएट हो रहा होगा, मतलब 1 1 भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है। इस वजह से इसका आंसर पॉजिटिव ए आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों, ये क्वेश्चंस में भी नहीं हो सकता है, या कर भी सकते हो तुम लोग, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होगी उनसे तो हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने सिंपल 12th करी है या इतना डीपली नहीं पढ़ा है ना, तो उनको नहीं आने वाला। तो इसमें क्या करना होता है कि देखते ही समझ में नहीं आता कि करना क्या है। बेसिकली बेसिकली करना है कि एक्स स्क्वायर और 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में से जो भी फंक्शन मैक्सिमम होगा वो एफ ऑफ एक्स बोला जाएगा। और एफ ऑफ एक्स की दौड़ कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक। बस हमें 0 से लेकर 2 तक ही ध्यान देना है बच्चों। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है। इस तरह से वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा। ये बन गया बच्चों वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं 0, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, इधर 3, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। हमें तो 0 से लेकर 2 तक ही मतलब है, क्योंकि फंक्शन में से लिखा हुआ है। अब देखो इसमें, अभी इसका भी बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा इसका नोमिनिकेशन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 1 पुट करो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करने पर वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करने पर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। 2 पुट करने पर 4 आ जाएगी। अब हम दूसरा ग्राफ उठाते हैं, कौन सा, इसको पहले अलग बना लेते हैं फिर मिक्स कर देंगे। y इक्वल टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हमें 0 से 2 तक का ही बनाना है, ज्यादा इंटरेस्टेड आगे नहीं जाना। तो 0 से 2 में, तो इसको 0 से 1 अगर पुट करते हैं तो इसका आंसर 0 आएगा, और 0 + 1 1 आएगा, मतलब 0 से 1 में इसका आंसर 1 आ रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट 0 पर 1 आ रहा होगा, और 1 पर कुछ और लिख लेंगे, अभी इसको घुमा देते हैं। अब 2 पे ध्यान देते हैं। अब 1 से 2 में इसका आंसर 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये ग्राफ आगे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 2 पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे का मैं नहीं बना रहा, फिर 3 पर हो जाएगा, लेकिन हमें 2 तक ही ध्यान देना है। तो बेसिकली 0 से 1 में जो लाइन आएगी वो 1 वाली लाइन आएगी। तो हमारे पास जो 0 से 1 में लाइन आ रही है, यहाँ पर 1 था, तो ये लाइन आने वाली है। ठीक है, अभी 1 पर तो ब्लैंक कर देंगे अपन इसका। अब 1 से 2 में कौन सी लाइन आएगी, 2 वाली लाइन आएगी, है ना, ये 2 वाली लाइन आएगी। तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो रहा होगा, यहाँ 3 हो रहा होगा। अब 1 से 2 में यहाँ नहीं बनाएंगे, इस जगह बनाएंगे, क्योंकि 1 से 2 के बीच में बनाना है ना हम लोगों को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन आएगी। समझ में आ रही है ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2 वाली लाइन। अब आगे में ध्यान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि नहीं बनाना, बनाना होता तो फिर धीरे धीरे करके चलते रहते। तो अब हमें इसमें मैक्सिमम ग्राफ ढूंढना है। ये ग्राफ तो बना दिया, अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी इस ब्लू कलर वाले और व्हाइट कलर वाले में, 0 से 2 में। तो 0 से लेकर 2 में मेरे को दिख रहा है कि यार 0 से लेकर 1 में तो व्हाइट वाला ऊपर है, ब्लू वाला नीचे है, मतलब ये वाला लाइन लेंगे अपन, व्हाइट वाली लाइन लेंगे। तो यहाँ पर पार्टीशन कर देते हैं कि 0 से 1 में ये वाली लाइन आएगी ऊपर वाली। इस लाइन की क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। y इक्वल टू, वाई वाला फंक्शन ही लिखना होता है। ठीक है, अब 1 से 2 में क्या हो रहा है बच्चों, देखो
कौन सा ऊपर जा रहा है 1 से 2 में, व्हाइट वाला भी आ रहा है, और यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट हो रहा होगा जिस पॉइंट से ब्लू वाला ऊपर आ गया, वो पॉइंट अभी नहीं पता हमें, लेकिन ये पता है कि 1 से लेकर कुछ पॉइंट आ रहा होगा ए, वहां तक तो व्हाइट वाली लाइन है, व्हाइट वाली लाइन में कितना आ रहा था 2, तो यहाँ 2 dx लिख देंगे। और ए से लेकर, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए से लेकर 2 तक कौन सा वाला ग्राफ आने वाला है, ब्लू कलर का, ब्लू कलर का मतलब है एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ आने वाला है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, तुम्हें ए की वैल्यू ढूंढनी है। ए की वैल्यू कैसे ढूंढ रहे, कि इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो ये वाला ग्राफ तो था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये वाली लाइन किसकी है, y इज इक्वल टू 2 की। तो इन दोनों को आपस में सोल्व करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी, तो x पॉजिटिव है अपने पास, तो इधर साइड तो यहाँ √2 लिख देंगे, तो a की जगह √2 लिख दो। अब क्या करना है तुम्हें, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है और आंसर बताना है कमेंट में कि कौन सा आंसर आता है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना, लेकिन इतना डिटेल में वही बच्चा जा सकता है जिसको थोड़ा सा डीपली कर रखे हो, प्रैक्टिस कर रखे हो, तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आसान क्वेश्चन आया था इस शिफ्ट का बहुत ज्यादा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो 3 वेक्टर है कोप्लेनर ना, तुम्हें भी समझ में आया होगा कि कोप्लेनर की क्या कंडीशन लिखवाई थी तुम्हारे टीचर ने, कि अगर कोप्लेनर हो तो इन सबका बॉक्स प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब है, ऊपर लिख देंगे 3 4 1 -4 3 3 लेमडा -1 -4 0। अब इसको सोल्व कर लो, लेमडा की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। गोट, ये तो वैसे ही दे दिया इन्होंने। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आता है बच्चों, एक और इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन और लिमिट को लगाकर एक क्वेश्चन और बनाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। कहीं इधर कुछ लिखा तो नहीं। हम्म, देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन है अपने पास। हाँ, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। सबसे पहला तो तुम्हारा काम ये है, ये सी की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है, जो भी वाई की वैल्यू आएगी उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है 0 पर। तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन तो थोड़ा थोड़ा देखा देखा सा तो लगा है ना, अभी तो नहीं करा अपन ने ये वाला। अच्छा ये वही क्वेश्चन है बच्चे, अलग अलग में क्या ना, मेमोरी बेसिस क्वेश्चन है, तो लगभग ये अभी किया था उसके जैसा ही लग रहा है, वो सब थोड़ा सा अलग है ना। तो चलो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, वाई को तो डिवाइड कर दिया, तो डीवाई बाई वाई, एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो 1/x² प्लस 1/x dx, और इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू -1/x प्लस log x प्लस सी। अब इसमें तुम्हें x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह e पुट करना है। ठीक है, कर दोगे, कर देंगे सर, करो चलो। log e 1/1 प्लस log 1 प्लस सी, इसकी वैल्यू 0 हो गई। log e 1 हो गया, 1 से 1 कट गया, तो c इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से बच्चों जो फाइनली फंक्शन आया log y इक्वल टू -1/x प्लस log x आ रहा है, और y इक्वल टू आ जाएगा e रेस टू पावर -1/x प्लस log x। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है ना, लिमिटिंग x टेंस टू 0 प्लस पता करना है इस वाले का। तो इस वाले पे चलते हैं। अब इसमें e की वैल्यू, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, e की पावर -x इंटू e की पावर log x। अब हमें पता है, तुम्हें भी आइडिया होगा कि log x से तो ये वाली इंटरचेंज प्रॉपर्टी लग जाती है log की, तो x की पावर log e बेस e लिख सकते हैं, लेकिन वहां सोल्व करोगे तो जल्दी लिख देना 1, और यहाँ e की पावर -1/x आ रहा है। अब x की वैल्यू 0 प्लस पुट करोगे तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाएगा 0, है ना, ऊपर तो 1 है ही सही। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, तो 0 × 0 फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो ये भी तुम कर सकते थे, छोटे छोटे ही कंसेप्ट लग रहे हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए।
तो इस शिफ्ट वालों को तो अच्छा ही लगा होगा, मे बी इनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। अगर अच्छे से तैयारी करी होगी तो। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एक और उन्होंने लूज बॉल डाल दी तुम्हारे लिए कि तुम्हें इस डोमेन का एफ ऑफ एक्स पता करना है। तो देखो बच्चों, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो log होता है उसमें x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि x माइनस वन भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बेस, और x माइनस वन नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू टू नहीं होनी चाहिए, है ना। ये कंडीशन लग जाती है बेस में। log में फिर यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी? x ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन लगेगी, और कोई कंडीशन नहीं आ रही। डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये है कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी बना देगा तो दर्द होगा इसको। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से वन और थ्री निकल कर आएगी, जो नहीं होनी चाहिए। अब इन सबका अपन पहले इक्वलिटी बना लेते हैं। एक जीरो आ रहा है, एक वन आ रहा है और एक टू आ रहा है। ये कह रहा है जीरो से बड़ा होना चाहिए, कह रहा है वन से बड़ा होना चाहिए, कह रहा है टू से बड़ा होना चाहिए। ये तो फाइनली हो गया कि आंसर कहाँ से ग्रेटर आने वाला है, टू से इन्फिनिटी आंसर आने वाला है। लेकिन इसमें सब नंबर नहीं आना चाहिए। देखो टू तो वैसे भी नहीं आ रहा, वन वैसे भी नहीं आ रहा, थ्री आ रहा है इसमें से, तो इसमें से क्या माइनस कर दो? थ्री माइनस कर दो। तो अगर ये सभी क्वेश्चन सत्य हैं, है ना, मेरे को लगता नहीं इतना आसान क्वेश्चन देंगे वो लोग, है ना, फिर भी मेमोरी बेस बता रहे हैं बच्चे तो। हाँ, ये वाला लिख सकते हो। थोड़ा टफ ही बना कर देते हैं पेपर में। कभी कभी कोचिंग वाले भी क्या करते हैं, कर देते हैं धोखा, कुछ भी लिखकर छाप देते हैं, आजकल सब चल रहा है। चलो, अपना तो काम है प्रैक्टिस करना, चलो आए भी होंगे तो कैसे करना है। बहुत ही आसान है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाले आते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें क्या करना है, जैसे इधर लेफ्ट साइड में 27a प्लस बीटा आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स है, तो इधर भी तुम्हें इसी फॉर्म में कुछ कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखो एक ही पावर फोर लाना है, तो दोनों तरफ यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो रहा होगा? अब देखो, स्क्वायर करते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ऐसे मैट्रिक्स आती है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें ए और बी में से कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंपल सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो, टू ए आई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स है तो फिर अलग अलग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे ऑर्डर सेम हो नहीं हो, फिर भी तुम्हें अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ए का स्क्वायर करा तो ए रेज टू पावर फोर, इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, एल्फा का स्क्वायर आई का स्क्वायर आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सिंपल टू एल्फा ए आई लिख दिया। ए आई बेसिकली ए ही होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो दूसरे मैट्रिक्स से तो वही आ जाता है, तो तुम डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो। अब वापिस ए स्क्वायर की वैल्यू फिर पुट कर दो ताकि ये और छोटा हो जाएगा। तो ए रेज टू पावर फोर इज इक्वल टू प्लस ए प्लस एल्फा आई प्लस एल्फा स्क्वायर आई प्लस टू एल्फा ए, ठीक है ना, आई को हटा दो। अब ए और ए सेम आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे वन प्लस टू एल्फा ए, और इधर आ रहा है एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर आई। और हमें बच्चों यहाँ गिवन था 27a प्लस बीटा आई। यहाँ से समझ में आ रहा है कि वन प्लस टू एल्फा 27 के इक्वल होगा, तो एल्फा की वैल्यू 13 हो जाएगी। अब एल्फा की वैल्यू 13 है तो 13 और 13 का स्क्वायर 169, ये किसके इक्वल हो रहा होगा? बीटा के इक्वल हो रहा होगा, ठीक है। तो अब बीटा की वैल्यू ऐड करना है बच्चों, ये सिक्स के बाद है सेवन एट, है ना, 182 आ रहा है, 182 आया बीटा। अब एल्फा प्लस बीटा करना है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी बेसिकली। तो 13 प्लस 182 और सम कर लेंगे तो 59195 इसका आंसर। तो बच्चों ये पेपर तो मेरे को बहुत आसान सा लग रहा है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई का आंसर पता करना। तो तुम्हें फंक्शन में पढ़ाया होगा टीचर ने। जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनके लिए तो है, बेचारे बोर्ड वालों के लिए तो दिक्कत वाली बात है, जिन्होंने सिंपल बेसिक कोचिंग करी है। अब देखो यहाँ पर x की जगह पर वन पुट कर दो, है ना, इसको देखते ही समझ में आना चाहिए किसका फंक्शन है। ऐसे चार पांच इक्वेशन होती है बच्चों, उनके अलावा भी इक्वेशन आती है।
ठीक है। तो के एक्स की वैल्यू आई हमारे पास, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया तो के इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/5। तो के इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/5। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा है x/5। तो एफ आर कितना आएगा, एफ आर आ जाएगा r/5, है ना। एक्स पुट कर रहे हैं तो एक्स आ रहा है, आर पुट करेंगे तो r/5 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों r इज इक्वल टू 1 एन, इसमें n की वैल्यू पता करनी है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा r/5, r इंटू r+1 r+2, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 1/5, r इज इक्वल टू 1 से n, 1/r+1 r+2। इधर 5 को ले जा सकते हो तो 5/12 आ जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको मैंने ना सोल्व करना सिखाया था बच्चों, कि सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, छोटा लिख देते हैं, फिर माइनस करके बड़ा लिख देते हैं, और इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस करने पर कितना आता है, 1। ठीक है, पहले एक बार छोटा नंबर लिख देंगे, एक बार जो बड़ा होगा माइनस लगाकर लिख देंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं। अगर ये लीनियर लीनियर हो तो, लेकिन एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर हो तो फिर थोड़ा सा और कुछ लगाना होता है। ठीक है, अब इसमें आर की वैल्यू पुट करते जाते हैं, है ना। इसमें क्या करते जाएंगे, इधर तो 5/12 आ जाएगा, 5 इधर वाला आ गया। अब बच्चों आगे कैसे करें, तो ना एक और ट्रिक होती है कि आर की वैल्यू पुट करते जाओ, है ना, 1 2 3 4 5। तो हाँ, बेसिकली इसमें क्या होता है बच्चों, आगे वाले में ये वाली पुट कर दो, पीछे वाले में ये पुट कर दो, है ना, तो वही बचता है फाइनली कट पिटाकर। है ना। अगर इन दोनों का ऐसे आ रहा हो फिर भी तुम्हें अगर हाँ, विश्वास नहीं है तो 1 2 3 पुट करते जाओ, ये लोग आपस में कैंसिल होते जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, यहाँ पर आर की जगह 1 पुट करा तो 1+1 2, और लास्ट वाले में क्या पुट कर दिया, n, तो n+2। फिर भी तुम वहां करके देख लेना ना, परेशान मत होना, क्योंकि तो आसान सा क्वेश्चन था। तो 1/2 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 1/n+2। यहाँ पर एलसीएम एलसीएम ले लोगे तुम लोग तो 7/6, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1/12, 1/n+2, n की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको भी कर ही सकते थे अपन, है ना सर, सारे ही कर सकते थे हम तो। नहीं बच्चे, थोड़ा इतना टिपिकल नहीं आते ना, सोचने का नहीं है इसमें ज्यादा, प्रैक्टिस तो चाहिए देखो, है ना, एट ए टाइम माइंड अटेंड होना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9 निकालने के लिए तुम्हें जनरल टर्म का यूज करना पड़ेगा। जनरल टर्म क्या होती है, एनसीआर, एक्स की पावर आर, वाई की पावर n-r, या एक्स की पावर n-r लिख दो, है ना, जो भी तुम्हें सिखाया हो वैसा कुछ कर लो। ऐसे लिख देता हूँ मैं, एनसीआर एक्स की पावर n-r, वाई की पावर r। तो बच्चों इसकी जो जनरल टर्म निकालेंगे अपन, वो कितने आ रही होगी, एनसीआर, इसमें x क्या है, अल्फा एक्स, इसकी पावर n-r, y क्या है, 1/βx की पावर r, और n क्या है, 11। तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर 11 लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा सा लिखो उधर, 11 - r। अब देखो बच्चों इसमें ना जो जो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 11 लिख देते हैं, 11 CR। कांस्टेंट आ रहा है 11 की पावर, अल्फा की पावर 11 - r, और 1/बीटा की पावर r। बाकी को x को ऐसे लिखो, x की पावर 11 - r अपॉन x की पावर r, नीचे 1/x की पावर r, ऊपर जाएगी तो -r, तो ये मिलकर हो जाएगी 2r। अब बेसिकली 11 - 2r किसके इक्वल हो रहा होगा बच्चों, 9 के इक्वल। तो 11 - 2r इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब r की वैल्यू 1 पुट करोगे बच्चों यहाँ पर, तो x की पावर 9 बन रहा होगा। इस पूरे को मैंने 9 के इक्वल कर दिया, तो r की वैल्यू 1 आ गई। अब इस पूरे को मैं -9 के इक्वल कर दूं, तो 11 - 2r इज इक्वल टू -9, तो r इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है ना, 18, 10 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, r की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो हमारे पास इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल इक्वल है। कोफिशिएंट इक्वल इक्वल होने का ये मतलब है दोस्तों, कि यहाँ पर एक बार तो 11C1 पुट करना है तुम्हें हर जगह, अल्फा की पावर 10, और -1/बीटा, ये तो x की पावर 9 आ जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट ही हो गया। अब r की वैल्यू 10 पुट कर दोगे यहाँ पर, तो कोफिशिएंट -9 आ जाएगा, और उसका कोफिशिएंट आ रहा होगा 11C10, अल्फा की पावर 1, -1/बीटा की होल पावर 10।
अब तुम्हें पता है कि 11C1 और 11C10 सेम होने वाले हैं, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी होती है NC R इज इक्वल टू NC n-R। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, एक एल्फा से एक एल्फा कैंसिल हो गया, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल हो गया। तो बेसिकली यहाँ बचा माइनस एल्फा की पावर 9, और यहाँ बच रहा है 1/बीटा की पावर 9। ठीक है बच्चों। अब एल्फा की पावर 9 और बीटा की पावर 9, हाँ, एल्फा बीटा की होल पावर 9 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब हुआ कि एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही होगी, -1 लिख सकते हैं अपन। और भी आ रहे होंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स पड़े हैं, लेकिन एल्फा बीटा किसके इक्वल आ रहा होगा, -1 के। अब -1 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, मतलब -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर 1। ठीक है बच्चों, चलो। लग रहा था थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो मेरे को लगता है एनसीईआरटी में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब लेंथी क्वेश्चन है ना। कई बार देखा भी होगा तुम लोगों ने, अगर पेपर में अच्छे से दिए होंगे बिना चीटिंग के तो। थ्री कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट इज 258, 1 + 2x की पावर n का जो रेशो है ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट का 258 है। तो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस। पहले n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, फिर मिडिल टर्म आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों, कि तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म ढूंढनी होगी, है ना। NC R-1 ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और NC R डिवाइडेड बाई, है ना, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिख रहे हैं अपन, और NC R+1 डिवाइडेड बाई 8। अब तुम्हें यहाँ पर, हाँ, तीनों की ही वैल्यू ढूंढनी है, मतलब n और r की वैल्यू ढूंढनी है। हाँ, तो मुश्किल काम तो नहीं है, इन दोनों को पहले सोल्व करते हैं। मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बड़ा काम है। ठीक है, तो एनसीआर को सोल्व करने के लिए n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n - r - 1 फैक्टोरियल और r+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो 5/8। इससे कैंसिल हो गया। अब हमें ये देखना होता है कि जो इनमें से कौन बड़ा है। जैसे r फैक्टोरियल और r+1 में से r+1 है, इसको ऐसे लिखेंगे r+1 इंटू r फैक्टोरियल। ऐसे पता है ना तुम्हें, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे एक कम करके लिख दिया, तो r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल भी कट गया। इसी तरह से n माइनस आर फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n - r फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली इधर तो n - r बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है 5/8 r+1। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8r+8, 5n - 5r। तो इसको इधर गया तो 13r इज इक्वल टू 5n - 8। एक इक्वेशन आ गई, और दूसरी इक्वेशन इन दोनों को मिलाकर बना लो। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करें, n फैक्टोरियल n - r+1 फैक्टोरियल माइनस कर दिया, r-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, है ना। समझ ही रहे हो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बेसिक है, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब r फैक्टोरियल को लिखेंगे r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। n - r और n - r+1 में ये बड़ा है, तो इसको लिखेंगे n - r। लिखने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें पता लग रहा हो तो डायरेक्ट काट दो। तो बेसिकली इधर बच रहा है n - r+1, इधर बच रहा है 2/5r नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5r इक्वल टू 2n - 2r+1। इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखें तो 3r 2n+1, ये वाला बचा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 13 2n+1/7 इक्वल टू 5n - 8। यहाँ से r की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दिया। तो कैलकुलेशन तो है बच्चों अब इसमें, 13 35n - 56, और 56 इधर गया तो ये हो जाएगा 169, और 26 इधर माइनस करते हैं तो 4 और 9n, है ना। कुछ ब्लंडर मिस्टेक हुई है, ये नहीं आ सकता क्योंकि ना डिवाइड नहीं हो रहा है डिवाइड नहीं हो रहा। 63 आना चाहिए था। तो माइनस तो ठीक है, 5 और 4 9, है ना, ये तो ठीक करा है।
अब इसमें देखते हैं बालकों कहाँ मिस्टेक हुई है। ये मिस्टेक एग्जाम में हो गई तो ले डूबेगी अपने को, क्योंकि दोबारा से रिमाइंड करना आसान काम तो नहीं है। वापिस से देखते हैं इनमें तो क्या गड़बड़ हुआ होगा ना। n-r लिखा हुआ है, ये 5/8 लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है, 8r+8, 5n-5r, ये हो गया 13r, 5n-8। ठीक है, ये तो ठीक आ रहा है। n-r+1 इधर बच रहा है, इधर आ रहा है 2/5, 2/8, 2/5r, 5r इधर हो गया 2n-2r+2। वाह भाई, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 26 आएगा। अब 26 आएगा तो 26 में इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 6, 7, 8, 82। 82 भी गलत है। ओ, बड़ी तगड़ी मिस्टेक यहाँ भी हुई है बच्चों। जो कोफिशिएंट लिखे ना ये वाले, मैंने 1+x लेकर कर लिया ना, जबकि यहाँ 1+2x है। ये तो कभी ना समझ आएगा, है ना, मतलब इतना जल्दी पकड़ने में नहीं आता। 1+2x में क्या आ रहा होगा यहाँ पर, ये सब मिटाना पड़ेगा। ये आ रहा होगा 2r-r-1 आ रहा होगा इसमें, इसमें 2r आ रहा होगा, और इसमें 2r+r+1 आ रहा होगा ना। समझ गए तुम लोग। अगर इसकी जनरल टर्म लिखने वाले हैं हम लोग, तो 1 की पावर तो n-r लिख देंगे, और 2x की पावर कितना आ रहा होगा, r आ रहा होगा। तो x की पावर r का कोफिशिएंट 2 की पावर r आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें भी लिखनी होगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा और सुधार करते हैं बच्चों, कोई बात नहीं। 2r और 2r+r+1 में से 2r कट कट गई, यहाँ पर 2 बच रहा होगा, और तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा। अब 10 आएगा तो यहाँ पर आएगा 18r, और यहाँ 10। कोई बात नहीं बच्चों, 10 से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9r=5n-4, ये इक्वेशन आई। सिमिलरली इधर भी 2r-r-1 और 2r है, तो ये कैंसिल होकर यहाँ 1/2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ना। यहाँ 1/2 को हम कर दे 2, तो यहाँ 4 आ रहा होगा, तो 4n+4। पहले तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, फिर कंसेप्चुअली मिस्टेक निकली। अब r की वैल्यू तुम्हें यहाँ पुट करनी है। अब इस बार आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा फिर, है ना। नहीं बच्चों, तुम्हारे करेंगे पूरा पूरा यार। तो r की वैल्यू आ जाएगी 9, 4n+4 डिवाइडेड बाई 7, 5n-4, तो 36n+36, 35n-28, है ना। अब लग रहा है, देखो यहाँ n आ रहा है और यहाँ पर ओ, अब तो हो गया ना, 4, 5, 6, 64 आ गया। अब n की वैल्यू 64 आने का मतलब है बच्चों, इसमें दो मिडिल टर्म आ रही होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें दो मिडिल टर्म कौन सी आ रही होगी, एक तो Tn/2 वाली टर्म आ रही होगी, और एक Tn/2+1 वाली टर्म आ रही होगी। ठीक है, तो अब दोनों में से तुम्हें चेक करना है कि कौन सा आंसर हो रहा होगा। इनको थोड़ा थोड़ा रब करते हैं। तो Tn/2+1 में कितना आ रहा होगा, 6C, 64C32। ठीक है, और इधर आ रहा होगा 2x⁻32। ठीक है, और Tn/2+1 वाले, 2n/2-1 वाले में आ रहा होगा 64C31, 2x⁻31। फिर एक और कंसेप्ट गलत, ध्यान दो बच्चों। टोटल एन टर्म्स आई है इसमें 64। तो 64 टर्म आने का मतलब होता है इसमें एक ज्यादा टर्म होती है, n+1 टर्म्स होती है टोटल इसमें। अगर 1+x का क्यूब है तो मतलब इसमें टोटल 4 टर्म होगी। तो टोटली टर्म्स तो कितनी हो गई अपने पास, 65 हो गई। अब 65 का अगर हमें मिडिल टर्म निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ओड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है। n+1 में यहाँ लिखता हूँ Tn+1/2, ये फॉर्मूला लगेगा ओड टर्म के लिए। तो T 64
64 प्लस 1 65, जो n है ये वाला n ही है, n तो 64 आ गया, लेकिन टोटल टर्म्स कितनी होगी 65, तो 65 टर्म्स हो गई, तो मिडिल टर्म तो एक वाली हो रही होगी, बीच वाली हो रही होगी, इसको डायरेक्ट तुम n/2 लिख लो यहाँ पर। मेरे कहने का मतलब है 65 टर्म्स है, तो उसको कैसे निकालते हैं, tn/2 कर देते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला, इसका हाफ कर देते हैं, तो हाफ करने पर कितना आ रहा होगा, n/2 प्लस 1, ये इस नंबर की टर्म हो रही होगी, तो ये हो जाएगी t33 टर्म्स, t33 टर्म्स को लिखते हैं nc32, है ना, ऐसा तुमने बेसिक कंसेप्ट में सीखा होगा, 1 की पावर n-32, n कितना है 64, और 2x की पावर 32। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं दोबारा दोबारा से लास्ट में करवा दूंगा, इसमें ना बैक टू बैक दो कंसेप्चुअल मिस्टेक कर दी मैंने, है ना, आंसर ठीक आया है, ये आंसर में कोई गलत नहीं है, मतलब फाइनली अगर तुम समझ के होंगे तो यही आंसर आने वाला है, ठीक है, लेकिन लेंथी हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, है ना, तो गलती होगी तो बार बार लेंथी होता जाएगा, है ना, आंसर में कोई मिस्टेक नहीं, आंसर तो वही आएगा 64 C 32 और 2x की पावर 32, ये आंसर आएगा। चलो थोड़ा सा अलर्ट होकर करते हैं, है ना, चाय की जरूरत लग रही है। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू 0 है, और रियल पार्ट Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 0 है ना, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट आएगा वो 0 है, और उन दोनों का सम करके जो रियल पार्ट आएगा वो 0, तो उनके इमेजिनरी पार्ट का आपस में क्या रिलेशन है। बहुत आसान है बच्चों, Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, Z2 है x2 प्लस आयोटा y2, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो x1 प्लस x2 आयोटा y1 प्लस y2, तो रियल पार्ट x1 प्लस x2 आ जाएगा बेसिकली, वो कितना हो गया 0, या फिर ऐसे बोले कि x1 प्लस x2 की क्या वैल्यू आ गई 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करें Z1 Z2 का, तो x1 का x2 से कर देंगे, x1 x2, ठीक है, रियल पार्ट पर ही ध्यान दे रहे हैं, तो इसको इससे करने का फायदा नहीं, इसको इससे करने का फायदा नहीं, इसको इससे करेंगे तो माइनस y1 y2, तो ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों 0 आ गया। अब इन दोनों पोर्शन से पता करना है तुम्हें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का आपस में, इमेजिनरी पार्ट Z1 का मतलब है y1 वाला पार्ट और y2 वाला पार्ट, क्या दोनों पार्ट एक ग्रेटर देन 0 एक लेस देन 0 है, दोनों लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0, इसे पता करना है, ठीक है बच्चों। तो इन इक्वेशन से कैसे पता करा जाए, क्या पता करना है बेसिकली, y1 और y2 वाला पोर्शन पता करना है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो अब दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, यहाँ से तो कितना आ रहा है x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2 आ रहा है ना। अब यहाँ से भी समझ में आ रहा है बच्चों की x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है, इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तभी बैलेंस हो पाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा होगा, और प्रोडक्ट नेगेटिव आने का मतलब है y1 और y2 दोनों एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले दो कंडीशन है, तो अब इसमें क्या है बच्चों, हाँ, एक और कुछ कंडीशन दी हुई होनी चाहिए तब जाकर इसका आंसर निकलेगा, कुछ कोचिंग वालों ने ए लिखा हुआ है, हो सकता है मैंने क्वेश्चन में कुछ रह गया हो, ठीक है ना, इनसे हम नहीं पता कर सकते अभी फिलहाल कि कौन सा ग्रेटर देन 0 होगा कौन सा लेस देन 0 होगा, क्योंकि इन कंडीशन से तो कोई सा भी पॉजिटिव कौन सा भी एक नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो कुछ ना कुछ अगर कंडीशन लिखी हुई है तुम्हारे पास तो मेरे को भेज सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से अपन कंफर्म नहीं जवाब दे सकते कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉल है। चलो अब आते हैं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। एक इंसिडेंट रे है y इज इक्वल टू x/√3, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है x प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब एक रे है जो इंसिडेंट होती है y इक्वल टू x/√3 वाली लाइन पर, है ना, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है
और ये जो व्हाइट वाली सरफेस है उसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। हमें बेसिकली येलो कलर की जो लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, वो किसी एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होती है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करना है। एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट हो रहा होगा x1, 0 ले लेते हैं क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 हो रहा होगा। तो ये बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है, फिर उसमें y0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे पता करें? तो एक तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं बच्चों, इसका और इसका, है ना। तो यहाँ से एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो x प्लस एक्स बाई रूट थ्री इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आ गई √3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ये एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू, तो y आ जाएगा 1/√3 प्लस 1। तो ये पॉइंट आ गया। अब बेसिकली इस लाइन पर कोई एक पॉइंट और लेना है तुम्हें, ठीक है। इस लाइन पर एक और पॉइंट लेना है और उसकी इमेज निकालनी है इसके रेस्पेक्ट में। तो इस लाइन पर 0,0 एक पॉइंट ले लेता हूँ क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, √3, 1 भी ले सकते हो। अब उसका इस लाइन में इमेज निकालना है। इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, और -2a x1 प्लस by1 प्लस c/a² प्लस b²। तो यहाँ पर आ रहा है x माइनस 0/1, x का कोफिशिएंट ये, y माइनस 0, x1 y1 ये है, और जो x और y निकलेंगे वो इसकी इमेज निकल रही होगी। इधर इमेज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये वाली जो लाइन जाएगी ना बच्चों, उसकी इमेज इस पॉइंट पर, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब की इमेज अगर इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकालें तो वो सब इस एलो लाइन के ऊपर आते जा रहे होंगे। ये सब पॉइंट कहाँ आ रहे होंगे? इस एलो लाइन के ऊपर आ रहे होंगे। ऐसे इधर भी हो रहा होगा, है ना, उसके ऊपर आते जा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे। हाँ, बी कितना आ रहा था? 1, -2a x1, 0 0 पुट कर दो इसमें, तो 0 प्लस 0, सी की वैल्यू -1 इधर उठा के ले जाएंगे, और 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो बेसिकली x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू भी 2 आ रही है, 2/2 आ रही है, मतलब 1 1 आ रही है। अभी मिस्टेक हो जाती, 1,1 आ रहा है। अब 1,1, हाँ, अगर इस पे पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो 1,1 एक पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट ये वाले मिल गए। ये दो पॉइंट मिल गए ना यहाँ पर, √3, प्लस 1 और 1/√3 प्लस 1। अब इन दोनों पॉइंटों से क्या निकाल सकते हैं बच्चों? हम इमेज निकाल सकते हैं, मतलब लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। y-1 स्लोप m x-1। अब y की वैल्यू तो क्या पुट करनी है अपने को? 0। स्लोप कहाँ से निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा, और वहां से फिर x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, करना, ट्राई करना तुम लोग, हो जाएगा, आसानी है। चलो ये क्वेश्चन भी बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है बच्चों। टू टेंजेंट आर ड्रॉ एट ए और बी टू द सर्कल ए और बी पॉइंट पर दो टेंजेंट बनानी है। दिस टेंजेंट मीट ए और बी, ये दोनों टेंजेंट ए और बी पर मिलती है, पी पर मिलती है। ए और बी से ड्रॉ की जाती है, पी पर मिलती है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल सेंटर एट पी, इस पर सेंटर मिलाकर, और ए बी लाइन को टच करता है, ए बी लाइन को टच करने वाला, और उसको सेंटर मानकर एक सर्किल बनाया है, ठीक है, उसकी रेडियस ये गिवन है। तो लेमडा की वैल्यू पता करो। तो बेसिकली रेडियस निकालना है, तो आसान नहीं हो जाएगा ये तो। मतलब पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा तुम्हें, सबसे मेन चीज तो है। क्योंकि इस लाइन की देखो क्या कहा जा रहा है, मैं थोड़ा सिंपल बता देता हूँ कि एक सेंटर है पी पॉइंट वाला, और ए बी एक लाइन है जिसको टच करती है। अब इस लाइन की इक्वेशन तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, दो पॉइंट पता है इस लाइन के ऊपर, और पी पॉइंट पता लग गया तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल कर रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए बी लाइन की इक्वेशन तो तुम निकाल लोगे ना बच्चों। स्लोप पता है, पॉइंट पता है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये पी पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेसिकली इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेंगे, तो तुम्हें इस पर टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। कौन, कहाँ पर? यहाँ पर। तो अगर
पी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर एक टेंजेंट बनानी है और वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं टेंजेंट निकालने का? टी इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली इसमें टी इक्वल टू जीरो लगाओ। x(x1) प्लस y(y1) माइनस 3x+x1/2 प्लस 10y प्लस y1/2 माइनस 15 इक्वल टू जीरो। अब x1 की वैल्यू पुट कर दो 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 11y माइनस 3x+4/2 प्लस 10y माइनस 11/2 माइनस 15, है ना। बस लेंथ ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने कुछ नहीं कराया थोड़ा। हाँ मतलब इजी वाला कम लेंथ देते, वो कंसेप्चुअल देते तो बेटर होता। अब यहाँ पर एक टेंजेंट तो ये आ गई बच्चों, ठीक है। इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लेंगे, एलसीएम एलसीएम लेके कर लेना। जैसे 8x माइनस 22y माइनस 3x माइनस 12 माइनस 10y माइनस 110 माइनस 15 इक्वल टू जीरो। 15 नहीं 30 आ जाएगा ना एलसीएम लेने का। तो ये हो गया 8x माइनस 3x मिलकर 5x माइनस 12y और माइनस 12 और माइनस 30 140 और 152, ठीक है ना। चेक कर लेना तुम। अब दूसरी एक और टेंजेंट निकालनी, तो इस x1 y1 की जगह पर क्या पुट करेंगे? 8, -5। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 8 - 5y 8x - 5y 3x+8/2 प्लस 10y - 5/2 माइनस 15। अब इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करके एक टेंजेंट ही आ गई, एक टेंजेंट ही आ जाएगी। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना एलिमिनेशन मेथड लगाकर, तो पी पॉइंट आ जाएगा। और पी पॉइंट से इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकाल लेना। रेडियस को इसके इक्वल करके लेमडा की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है बच्चों, तो कर लेना फिर। आसानी इसलिए नहीं करवाया ना। अब एक, हाँ एक दो क्वेश्चन और है, वो भी करवा देता हूँ मैं। फाइंड द कॉमन एरिया ना, एरिया कॉमन निकालने का एरिया है कुछ कि x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y² लेस देन इक्वल टू 4x। ठीक है, इसका आंसर है बच्चों बहुत बड़ा, तो इन्होंने कुछ यहाँ पर 21 है ये वाला। तो मैं तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूँ इसका कि एक तो सर्कल बन जाएगा सबसे पहले, तो इससे कॉमन एरिया पता करना है। तो तुम्हें दिखने से पता लग ही रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिव इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। एरिया अंडर द कर्व का ये √21 यहाँ आ रहा होगा। x² इज इक्वल टू 4x वाली ये वाली लाइन आ रही होगी। अब x इज इक्वल टू 1 पता नहीं कि इस जगह पर आने वाला है या इसके लेफ्ट राइट में आने वाला है, या तो राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। तो बच्चों इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो x² सर्कल और पैराबोला का -21 इक्वल टू 0 कर दो। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब था सर्कल के अंदर लेना है। y² लेस देन इक्वल टू 4x में तुम पॉइंट पुट करके देखो, जैसे यहाँ √21, 0 पुट करोगे ना, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब पैराबोला के अंदर वाला लेना है। कोई भी एक पैराबोला के अंदर वाला पॉइंट पुट करके देख लिया करो कि अंदर वाला लेना है या बाहर वाला लेना है। अगर सेटिस्फाई कर जाए तो अंदर वाला ले लेंगे, नहीं कर रहा तो फिर बाहर वाला पॉइंट होगा तो बाहर वाला लेंगे। अंदर वाला पॉइंट सेटिस्फाई करे तो अंदर वाला, बाहर वाला पॉइंट सेटिस्फाई करे तो बाहर वाला। अब यहाँ से बच्चों तुमने अगर इसकी वैल्यू निकाली होगी तो, हाँ फैक्टर तो होते दिख नहीं रहे, हो रहे हैं सर, है ना। 7 और 3 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू -7 और +3 आने वाली। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी बच्चों 3 आ रही है, तो जो x की वैल्यू आएगी बेसिकली है ना 1, वो कहाँ पर आने वाली है? इस तरफ आने वाली। ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन आ रही। तो अब हमें क्या ना, इससे बड़ा लेना है इससे कम लेना है, तो बेसिकली ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला एरिया लेना है। तो बहुत आसान है ये वाला एरिया लेना। देखो बच्चों पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसके बीच में एक तो ये ब्लू कलर का कर्व आ रहा है पैराबोला, ठीक है। और उसके बाद कौन सा कर्व आ गया अपने पास? सर्कल वाला, ठीक है। तो मैं
लिमिट लगाऊंगा, यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ 3 आ रहा है, तो 1 से लेकर 3 तक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, मतलब 2x आ जाएगा, 2√x आ जाएगा। y इक्वल टू √4x से मतलब 2x आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3 तक। फिर 3 से लेकर √21 तक कौन सा आ जाएगा? सर्कल वाला आ जाएगा। y की वैल्यू निकाल लेंगे, 21 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 1 से 3। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुम्हें ये पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है और लगाना है, सोल्व करना है ना। हो जाएगा बच्चों, वही होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ √21, a का मतलब है √21। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, अपर लोअर लिमिट लगाओ और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भी क्वेश्चन है तुम भेज दो। हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर बनाते हैं तुम्हारे लिए।